हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग पहला और दूसरा यूनिट हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर लिए थे और अब हम लोग थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ गए, यानी कि आज की क्लास में हम लोग मेनली थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अपनी जो सिलेबस दिख रखा हुआ है बॉटनी में, इसमें हम लोग सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात किए थे, फिर एनाटॉमी की बात कर लिए थे, फिर हम बात करने वाले हैं यानी थर्ड यूनिट में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी एंजियोस्पर्म्स हैं या फिर कह लें फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव बॉटनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में पहला टॉपिक देके रखा होगा, मतलब मेन हेडिंग टॉपिक का देके रखा होगा रिप्रोडक्टिव बॉटनी, और इसके अंदर हमको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने होंगे, फिर फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने होंगे, साथ ही साथ मैक्रोजेनेसिस और माइक्रोजेनेसिस क्या होते हैं, फिर एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, नरिशमेंट कैसे होता है, ये तमाम सारे बातों को इस यूनिट में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे यूनिट नंबर थर्ड में। तो आई होप कि इससे पहले जितनी भी वीडियो थी, यानी कि अपनी यूनिट नंबर 1 की वीडियो, यूनिट नंबर 2 की वीडियो सारी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग नोट भी प्रिपेयर कर लिए होगे और उसके रिगार्डिंग आप लोग रिवीजन भी स्टार्ट कर दिए होगे और अपना ऑलमोस्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिए होगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त रहेगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठोगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है और यहाँ पे जो टर्म, जो कीवर्ड, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके सामने नोट किए जाएंगे, बताए जाएंगे, वो सारे के सारे अपने कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। और ये जब पीडीएफ मिलेगी आपको तो आप उसको अच्छे से बैठ के बाइलिंगुअल फॉर्म में जैसे मन करी वैसे आप लोग उसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। पुराने बच्चे को तो पता है सर पीडीएफ कहाँ से मिलती है, नए बच्चे हैं अभी हम आगे बताने वाले हैं सर कहाँ से आप पीडीएफ इजिली ले सकते हो और फिर अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव बॉटनी की। ठीक है, किसकी स्टार्ट करेंगे सर, रिप्रोडक्टिव बॉटनी के बारे में स्टार्ट करेंगे और इसमें से सबसे पहले देखने वाले हैं सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर हाँ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, फ्लावर्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना, एंजियोस्पर्म में। तो हम लोग मेनली हम लोग बात करते थे सर, जब हम लोग याद करो जब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, पहला यूनिट पढ़ रहे थे, वहां पे जो पहला लेक्चर था अपना इंट्रोडक्शन वाले इंट्रो वाले लेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी फ्लावर होते हैं, अगर उनके बॉडी में, उनके फ्लावर में सेम मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं तो उसको मोनोसियस का नाम दे देते थे। वहीं पे अलग अलग फ्लावर्स में क्या पाए जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, तो फिर उसको हम क्या बता देते थे सर, फिर उसको हम बता देते सर ये डायोसियस के फॉर्म में ये मेनली परफॉर्म होते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ पुरानी बातों को रिलेट करते हुए हम लोग नई बातों को यहाँ पे सीख लेंगे, समझ लेंगे और देख लेंगे सर क्या ये जो टॉपिक है, क्या ये जो लेसन है अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। तो ये तो आप मान के चलिए सर यहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एंथर से पूछे जाए, चाहे एंथर के सीक्वेंस की वॉल के बारे में पूछे जाए, या फिर उनकी नरिशमेंट के बारे में पूछे जाए, या फिर ओवा का फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाए, या फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा जाए, कहीं से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बी अलर्ट रहिए इस क्लास में, क्योंकि यहाँ से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए देख लो सर, जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होता है, हमारे होल बायोस्फीयर का एक मतलब क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। अगर सपोज करो प्लांट नहीं रहता हमारे अर्थ पे तो क्या लाइफ सर्वाइव हो पाती? आपका आंसर होगा सर नहीं। क्यों नहीं हो पाती सर? क्योंकि हमको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता, हमको कोई फूड मटेरियल मिल ही नहीं पाता, तो हम लोग जीवित रह ही नहीं पाते। तो यानी कि हमारे बायोस्फीयर का जो इंपॉर्टेंट अंग है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इकोसिस्टम का, वो कौन है सर? प्लांट्स हैं। और ये प्लांट क्या होते हैं, ये प्लांट अलग अलग टाइप से हमको क्या करते हैं, इकोनॉमिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ना कि इकोनॉमिकली सपोर्ट, साथ ही साथ इकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम, आप, बाकी जीव जंतु यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, चलो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, ये जो होते हैं हमको प्लांट, जो हमको फाइबर प्रोवाइड करते हैं, टेक्सटाइल प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। आप लोग देखे होंगे सर बहुत सारे औषधियां होते हैं, जैसे हम आयुर्वेद में चले जाएं तो उसमें से जितने भी औषधि होते हैं, जितनी भी दवाइयां होती हैं, सारे के सारे प्लांट से ही बनाए जाते हैं। और मेनली हम बात करते हैं सर होम्योपैथ में चले जाएं, हम एलोपैथ में चले जाएं, इसमें भी जो भी मेडिसिन बनते हैं वो ऑलमोस्ट प्लांट और एनिमल्स के हेल्प से ही बनाए जाते हैं, उसको प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट होता है ना, ये हमारे लिए नीडेड है, हमको आवश्यक में
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं सर, कॉन्टिन्यूसली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर को मेंटेन करते रहते हैं, हमारे अर्थ पे हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर इंट्रो की बात करें तो प्लांट हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल ऑर्गेनिज्म कह लो और एसेंशियल थिंग्स है, जिसकी वजह से हम क्या रह रहे हैं सर, जीवित रह रहे हैं, चाहे हम हो गए चाहे या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म हो गए। अब ये हमको कैसे सपोर्ट करता है सर, इकोलॉजिकली भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ आप ना बोल दो सर, ये इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करने का काम करता है। ये जो प्लांट होते हैं सर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो प्लांट होता है ना, वो लैंगिक और अलैंगिक के माध्यम से प्रजनन करने का काम करते हैं और इस लैंगिक और अलैंगिक के माध्यम से ही क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन को, अपने स्पीसीज के नंबर को इंक्रीज करने का काम कर रहे होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है क्या सर प्लांट में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होते हैं, तो आप बताना नहीं सर, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, यानी कि अलैंगिक प्रजनन भी परफॉर्म किए जाते हैं। साथ ही साथ इसी में आपको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स या फिर क्या लो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस भी देखने को मिलते हैं। हर प्लांट में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हो जाता है, रूट के थ्रू हो जाता है, स्टेम के थ्रू हो जाता है। तो एक तरह से बोला जाए कि सर इसके अंदर एसेक्सुअल तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी परफॉर्म होता है। जैसे गन्ना का देख लो, गन्ना क्या करता है, हम स्टेम काट के लगा देते हैं। फिर रोज की प्लांट के देख लो, उसमें भी हम स्टेम काट के, ब्रांच काट के लगा देते हैं, है ना। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये चीज आप यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं सर फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, कि या जो हम फ्लावर की बात कर रहे हैं यानी कि एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। अब इस एंजियोस्पर्म में जितने भी मेंबर्स होंगे सभी के बारे में एक ही बात फॉलो होंगी जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये मत सोचिए सर ये अपना ये जो रोज है या फिर जैस्मीन है या फिर मैंगो है, इसमें अलग अलग प्रक्रिया होती होंगी, नहीं, इसमें 99% सेम प्रोसेस होते हैं, बस एक ही परसेंट हो गए हर मेंबर में, हर स्पीसीज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सब में एक जैसे होंगे, सब में एक जैसे होंगे। तो इसलिए हम एक सभी को एक साथ कलेक्टिवली लेके यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। अब हम फ्लावर में हम बात करते हैं सर, फ्लावर कह लें या फिर एंजियोस्पर्म कह लें, इसमें हम फ्लावर की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने आते हैं, यानी कि कौन कौन से इसके रिप्रोडक्टिव अंग हैं, यानी प्रजनन अंग कौन कौन से हैं, जिसके माध्यम से प्लांट क्या कर रहे हैं, अपने नंबर के स्पीसीज को, अपने नंबर ऑफ स्पीसीज को इंक्रीज कर रहे हैं इस बायोस्फीयर पे, इस हमारे अर्थ पे, और हमको चारों तरफ से इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम अपने इस अर्थ पे सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो फ्लावर्स होता है ये क्या होता है सर, ग्रेट इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ह्यूमन को एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने का काम करता है। ये जो फ्लावर होता है ये एसिस्टमेटिक होता है सर, ऑर्नामेंटल में यूज होता है, सोशली यूज होता है, कल्चर यूज होता है, रिलीजनल वैल्यू पे यूज होता है। सोच के देखो फ्लावर कहां कहां यूज किया जाता है सर, पूजा पाठ होना है वहां पे फूल की आवश्यकता पड़ती है, शादी होना है तो वहां पे फूल की आवश्यकता पड़ती है, सजावट कराना है तो वहां पे फूल की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। ठीक है, कोई और जैसे हम बात कर लें कि परफ्यूम्स बनाने हैं तो वहां पे फ्लावर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तरह से देखिए फ्लावर हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है, या कह लें एसेंशियल थिंग्स है जो हमको डेली लाइफ में यूज करने को मिलता है। ठीक है, फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिफरेंट होल्स। जो फ्लावर्स होते हैं इनको अलग अलग हिस्सों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि याद करो पहला टॉपिक जब हम लोग इंट्रो बात कर रहे थे तो वहां पे भी हम लोग डिस्कस किए थे सर कि जो फ्लावर है इसके अलग अलग हम लोग क्या बताते हैं सर, अलग अलग इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। आप लोगों ने बताया था सर, बात तो सही है, अलग अलग हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं और कुछ स्ट्रक्चर हमको ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याद आ रहा है ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग कुछ बनाए थे। ठीक है, ऐसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। ठीक है, याद आ रहा है ऐसा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टिग्मा बोलते थे, इसको हम लोग स्ट्राइल बोलते थे, इसको हम लोग ओवरी बोलते थे, इसको हम लोग एंथर बोलते थे, एंथर बोलते थे, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते थे। कितने लोग को याद आ रहा है, फिलामेंट बोलते थे। इसको हम लोग ओवरी, यहाँ पे ओव्यूल्स भी लगे रहते हैं, यहाँ पे हम लोग ओव्यूल्स भी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ओव्यूल्स लगा दिए। ठीक है, इसको हम थैलस लगा दिए।
इसको हमको पेडंकल लगा दिए। तो ये तमाम सारे बात हमको यहाँ से देखने को मिलता था जब हम इसका फ्लावर का हम लोग सॉरी एंजियोस्पर्म का जो हम पहली क्लास पढ़े थे वहां पे इसको और भी डिटेल में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये सारे जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे फ्लावर्स के पार्ट होते हैं। और ये फ्लावर के जो पार्ट होते हैं ये दो तरह में हम डिवाइड, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं सर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और नॉन एसेंशियल पार्ट, या फिर कह लें एसेंशियल पार्ट्स और या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट। जिसमें आप लोग ये बताए थे सर जो एसेंशियल पार्ट थे वो रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और वहीं पे कैलेक्स और कोरोला की बात कर लेते हैं तो ये रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे थे। तो ये चीज आप यहाँ से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में बता रहे थे, हम लोग यहाँ से समझ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज देखो। अब यहाँ से अपने मेन पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं कि सर जो हम लोग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, फ्लावर पढ़ रहे हैं, ये कैसे होते हैं सर। इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सर कैलेक्स, फिर आता है कोरोला, है ना। ये जो कैलेक्स होता है ये इस सेपल्स के जो ग्रुप्स होते हैं, अभी आगे फिगर में भी और डिटेल में आप लोग देखोगे, जो सेपल्स के ग्रुप होते हैं, याद करो सेपल्स हम लोग किसको कह रहे थे, जो कि यूजुअली कैसे का होते हैं सर, ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पे ये जो निकले रहते हैं ये जिसको क्या होता है सर, सेपल्स कहते हैं। यहाँ पे नोट कर लो, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो आप क्या बता दिए। सेपल, इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं सर, कैलेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कैलेक्स के नाम से जानते हैं। तो जो कैलेक्स होता है वो क्या होता है, कई सारे सेपल्स जब एक साथ मिलते हैं, जब कई सारे सेपल्स जब एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे सर, कैलेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये जो कैलेक्स होता है ये मेनली ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है सर, ग्रीन कलर का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर वही बात करते हैं सर कोरोला की। ये जो कोरोला होता है सर, पेटल्स, है ना, यहां से जो पंखुड़ियां निकली रहती हैं, पंखुड़ियां जो निकली रहती हैं उसको पेटल्स कहते हैं। और इन पूरे पेटल्स को एक साथ अगर बोला जाए तो इनको क्या बोलते हैं सर, कोरोला के नाम से जानते हैं। और ये कोरोला क्या होता है सर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, चाहे वो रेड कलर के हो सकते हैं, चाहे वो ग्रीन कलर के हो सकते हैं, चाहे वो हरे फूल कोई देखा है क्या, नहीं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर के हो सकते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के हो सकते हैं, वायलेट कलर के, तमाम सर अलग अलग टाइप्स के फूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ लोग बोले सर हम ग्रीन कलर का फूल देखें, अब आप लोग में कई लोग बोल रहे होंगे सर हम ग्रीन कलर का तो हम देखें, अपने घर के बगल में ही देखे थे ग्रीन कलर का। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को जगह एक साथ मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, कोरोला का नाम देते हैं। और वहीं पे जब ग्रुप्स ऑफ सेपल्स मिल जाएंगे जो कि ग्रीन कलर के होते हैं उसको हम कैलेक्स के नाम देते हैं। बात आगे समझ में, बोले यहाँ तक कि हाँ या ना, अगर यहाँ तक हाँ तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ चल देते हैं। ठीक है, ये देखो अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। आई होप कि ये आपको फिगर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर तो हो रहा है, यहाँ से हम अपने यहाँ से देख रहे हैं आपको तो क्लियर दिख रहा है। चलो पहला है सर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहला क्या है सर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में बात करें कि सर फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर सेपल्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं सर, सेपल्स की बात करते हैं, जो कि मेनली किस कलर के होते हैं सर, ग्रीन कलर के होते हैं। जो कैसे होते हैं सर, ग्रीन कलर के होते हैं। फिर बात करते हैं सर पेटल्स की, यानी कि पंखुड़ियों की बात करते हैं, जो कि मेनली रेड कलर, वायलेट कलर, व्हाइट कलर, ये सब कलर के हो जाते हैं। फिर हम लोग मेनली बात करने वाले होते हैं सर एंड्रोसियम की। ये जो एंड्रोसियम होता है ये कैसे होते हैं सर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, वहीं पे हम गाइनोसियम की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद करो, आपको हम याद करने का तरीका ही बताए थे कि कैसे याद कर सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जब भी याद की जाए, आप लोग सुने हो सर गाइनोलॉजिस्ट, यानी कि फीमेल लेडी डॉक्टर, है ना। तो जो गाइनो वर्ड यूज होता है वो हमेशा लेडी के लिए यूज होता है, लेडीज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसी तरह यहां से है सर गाइनोसियम, है ना। क्या वर्ड है यहाँ पे, गाइनोसियम, यानी कि आंख बंद करके आप बताओगे सर इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, जिसमें आपके क्या क्या इन्वॉल्व होंगे सर, जिसमें आपके बताना सर, यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होंगे, इसमें आपके कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे सर, स्टिग्मा, ठीक है, फिर आपके होंगे सर स्टाइल, फिर आपके होंगे सर ओवरी। ठीक है, ये चीज आप यहां से इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आपसे बोलिए सर गाइन एंड्रोसियम में कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो फिर इसमें आप क्या बताओगे सर, एंथर, एंथर क्या है सर, एंथर, इसी एंथर में क्या बनता है सर, पॉलन ग्रेन,
याद आ रहा है, पॉलन ग्रेन बनता है, फिर और क्या होता है सर, फिलामेंट होता है, फिलामेंट होते हैं। तो ये चीज आप यहां से ध्यान में रखिएगा एंड्रोसियम के बारे में और गाइनोसियम के बारे में। अच्छा, सेपल्स के बारे में बात कर ली जाए तो सेपल्स कैसे होते हैं सर, सेपल्स आपकी ग्रुप ऑफ कैलेक्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैलेक्स, जो कैसे होते हैं सर, ग्रीन कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। वही पेटल्स की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं सर, कलरफुल होते हैं। यहाँ पे नोट कर लें सर, जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलरफुल, कलरफुल होते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैटल्स और पेटल्स के बारे में, ठीक है, कैटल्स और पेटल्स के बारे में ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां तक अगर आप ध्यान में रख लिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। बताइए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार हट जा रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको अपने या फिर वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में इसको सभी चीज नोट, बातें को नोट कर लीजिए और फिर आगे की तरफ बढ़ चलिए, ठीक है। हो, ये अच्छी आ गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अभी तक हम लोग कंप्लीट 2 यूनिट को डिस्कस, कंप्लीट सिलेबस अपना जो बॉटनी का था, जूलॉजी का था, जूलॉजी में भी 2 यूनिट, जूलॉजी में 2 यूनिट उसमें भी, और बॉटनी में 2 यूनिट, तीसरा यूनिट जूलॉजी में चल रहा और तीसरा यूनिट हम लोग बॉटनी में भी स्टार्ट कर लिए। तो हम लोग 2-2 ऑलमोस्ट बात करें तो 2-2 यूनिट, केमिस्ट्री में तो 3-3 यूनिट तक कंप्लीट कर चुकी है मैम आपकी ज्योति में, आपकी मैम, ठीक है। तो हम बात करें कि सर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट 2 यूनिट तक डिस्कस कर लिए हैं। आपको डे 1 से बता रहे हैं सर, हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपी, ये सारा चीज हम लोग को अपन कहाँ मिल रहा है सर, सारथी बैच में मिल रहा है, जो कि आपको जितने लोग अभी तक बैच से मतलब इंक्लूड नहीं हुए हैं, बैच से ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो सभी लोग सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपने प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे टारगेट गुरुकुल सिंपली सर्च कीजिए, आपको पहला आइकन वहीं मिल जाएगा, फिर ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने सेमेस्टर सेलेक्ट कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए और आ जाइए अपने सारथी बैच में। और सारथी बैच में आने के बाद आप क्या कीजिएगा सर, कूपन कोड यूज कर लीजिएगा सर, सेमेस्टर 10, बार बार बताता हूं आपको, सेमेस्टर 10 बिना स्पेस के साथ, और आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। और ये जो बैच है आपके कब तक रहने वाला है सर, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपका बैच रहने वाला है। अच्छा, ये एक चीज याद देखना कि आपको जो फर्स्ट बैच है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का, वो अभी भी एक्टिव है, तो आप लोग वहां से भी कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन खैर छोड़िए, तो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, यानी कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आपके फोन में बैच रहने वाले हैं, और इसमें कंप्लीट डीपीपी, कंप्लीट 100% सिलेबस, और जो भी डाउट सेशन है आपको लिया जाता है, लिया जा रहा है, और मेंटरशिप, आपको पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस भी आपको यहीं पे प्रोवाइड होने वाली है। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्टेम से हो, आप सारथी बैच में आ जाओ, अपने आप का एनरोल कर लो और अपने तैयारी को स्टार्ट कर दो, और फिर यहाँ से देखना फिर रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। चलो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते थे सर, ये हम फ्लावर वहां पे ड्रॉ किए थे। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले हमको क्या देखने को मिल गया सर, सबसे पहले हमको आपका यहाँ बता लेना सर, ये हमको स्टिग्मा देखने को मिल गया, है ना, स्टिग्मा, फिर स्ट्राइल देखने को मिल गया, फिर हमको ओवरी देखने को मिल गया। इसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली हम लोग इसको पिस्टल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम एंथर की बात करते हैं, फिलामेंट की बात करते हैं, तो कलेक्टिवली इसको स्टेमन के नाम से जानते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डायरेक्ट बताओ भैया कि स्टिग्मा और स्टेमन में क्या फर्क है। अनुज अनुज ठीक है। तो एंथर स्टिग्मा की एंथर और फिलामेंट्स की बात करें तो अगर कलेक्टिवली इसको बोली जाए तो क्या बोलते हैं, इसको स्टेमन का नाम देते हैं। और हम इधर बात करें तो स्टिग्मा, स्ट्राइल, ओवरी की बात कर लें तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं सर, पिस्टल का नाम इसको हम देते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे पेटल्स इन्वॉल्व होता है, ओव्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, रिसेप्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, सेपल्स, यही सेपल्स की बात की जा रही थी, जो ग्रुप ऑफ कैलेक्स होते हैं इसको हम सेपल्स के नाम देते हैं, जो कि मेनली ग्रीन कलर के होते हैं। तो और पेटल्स जो होता है ये कैसे होते हैं सर, रेड कलर के या फिर वायलेट कलर के, जिस कलर का फ्लावर होता है उस कलर के ये पेटल्स, हाँ, इस तरह के आपको क्या देखने को मिलता है सर, पेटल्स आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चीज आप यहाँ से समझते रहिएगा कि सर पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
चलो एंड्रोसियम के बारे में देख लेते हैं सर, एंड्रोसियम होता क्या है। तो एंड्रोसियम के बारे में बात करें तो इसी को हम बोलते थे सर क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको क्या बोलते हैं सर, मेल बोलते हैं। और गाइनोसियम है ना, गाइनोसियम को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग फीमेल के बारे में बताते हैं। आपको याद दिलाए थे कि गाइनोसियम को याद करना होगा तो गाइनोलॉजी से आप याद कर सकते हो सर गाइनोसियम। और एंड्रोसियम को हम किसकी बात करते हैं सर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। तो एंड्रोसियम की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जिसमें क्या लगे रहते हैं सर, स्टेमेंस होते हैं। अब स्टेमेंस में कौन कौन से हिस्से होते हैं सर, स्टेमेंस में आपके फिलामेंट होते हैं और एंथर, यानी कि फिलामेंट और एंथर को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन का नाम देते हैं। तो अगर पूछा जाए सर स्टेमेन क्या होता है, तो ऐसा पार्ट जिसमें एंथर और फिलामेंट दोनों मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको कलेक्टिवली हम लोग स्टेमेन का नाम दे देते हैं। लेकिन वहीं पे हम गाइनोसियम की बात करते हैं सर, गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है सर, पिस्टिल लगे रहते हैं। पिस्टिल कह लो, कार्पल कह लो, इसका मतलब स्टिग्मा स्ट्राइल ओवरी एक साथ लगे हुए हैं, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं सर, पिस्टल का नाम देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में आप इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में इसको तुरंत नोट कीजिए और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि यहां तक की सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए सर। ये जितना चीज हम लोग पहला यूनिट में ही जब हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे वहीं पे हम लोग सारे चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। यहाँ पे बस हमको ओवरव्यू लेते चलना है सर, हम लोग क्या क्या चीज है, बातों को दोहराते चलना है। बाकी सारा चीज हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, यूनिट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर चाहते तो हम बोल देते थे कि भैया आप लोग फर्स्ट यूनिट में जो हम लोग इंट्रो वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे वही पढ़ लेना, आपका 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहां तक बोल के निकल सकता था, लेकिन नहीं, आपके लिए हम 3rd यूनिट को फिर से, 3rd यूनिट क्या, जो फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है उसको फिर से हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, केवल आपके लिए। ठीक है, चलो इसमें क्या है सर, देयर आर मेनी स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल चेंज टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर। अच्छा सोचिए, देखो क्या फ्लावर ऐसे ही बन जाते हैं, क्या फ्लावर आंख बंद किए और मुंह उठा के बन गए, बोलते हैं ना मुंह उठा के चल दिए, तो क्या प्लांट में भी फ्लावर मुंह उठा के चल जाता है, मुंह उठा के बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आसपास में जो भी प्लांट्स या पौधा देखते हो, अगर उसमें फ्लावर्स नहीं लगे हैं, जब तक, बात को ध्यान से सुनना, जब तक उनमें फ्लावर्स नहीं लगे हैं तब तक वो क्या होते हैं सर, तब तक वो यंग कंडीशन के होते हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं तब तक। बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई प्लांट्स है, अगर कोई पौधा है, अगर उसमें फ्लावर नहीं लगा है तो वो प्लांट, वो पौधा मैच्योर नहीं है, वो यंग कंडीशन में है, यंग स्टेज में है। लेकिन जैसे ही उसमें फ्लावर लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है सर, प्लांट मैच्योर हो जाता है। जैसे कि वही एग्जांपल ले लीजिए कि अभी आप लोग मैच्योर हो गए हो, किशोरावस्था में आ चुके हो, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, सबका एज 18 19 20 तक होगा। ठीक है, चलो आप लोग किशोरावस्था में आ चुके, प्यूबर्टी पार कर चुके हो। प्यूबर्टी से पहले या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, लड़का या लड़की जो भी होगा, ठीक है, क्या करना है, ठीक है। तो हाँ, तो क्या कर रहे थे कि आपके परिवार में या फिर आपके घर पास के आसपास में, या फिर आप भी जब छोटे थे तो देखो आपके बॉडी में कैसी पहली पहली फोटो कैसे थी, ठीक है, पहले की फोटो कैसी थी और अभी की फोटो आपकी कैसी हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सर, हम पहले बच्चे थे और अब क्या हो गए, मैच्योर हो गए। यानी कि जो मेल होगा, अगर आप लोग लड़के हैं तो आपकी दाढ़ी आ गई होंगी, मूछें आ गई होंगी, आवाज चेंजे हो गए होंगे, है ना, यानी कि मम्मी पापा कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा मैच्योर हो गया, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब देखो शादी के नाम से कितने लोग खुश हो गए, है ना, पहले पढ़ लो फिर बाद में शादी करना। ठीक है, तो क्या हो गया, बच्चा मैच्योर हो चुका। उसी तरह लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की भी आवाजें चेंज हो जाती हैं, बॉडी एक्टिविटी चेंज हो जाएंगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सब कंडीशन अगर देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो जो लड़की रहती है वो क्या हो जाती है सर, मैच्योर हो गई है। उसी तरह सेम टू सेम फ्लावर में भी क्या होगा, प्लांट्स में भी क्या होंगे, अगर जब तक प्लांट्स में फ्लावर नहीं लगे हैं तब तक वो प्लांट्स क्या है, इमैच्योर हैं, यंग स्टेज का है। लेकिन यही इसी में जब फ्लावर बियरिंग हो जाता है,
फ्लावर लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो जो प्लांट है वो क्या हो चुका है सर, मैच्योर हो गया है। अब फ्लावर मैच्योर हुआ, सॉरी प्लांट मैच्योर हुआ है, तो प्लांट को मैच्योर होने में बहुत सारे हार्मोनल एक्टिविटियां होंगी। जैसे कि हमारे अंदर, आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल एक्टिविटियां होने रही थी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, याद आ रहा है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, जिसमें से बहुत सारी बॉडी एक्टिविटियां चेंज हो गई और बोला कि बच्चा मैच्योर हो चुका है। उसी तरह प्लांट में भी कई सारे हार्मोनल एक्टिविटीज होते हैं, कई सारे चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, फ्लावर की बियरिंग होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही फ्लावर की बियरिंग होना स्टार्ट हो गया, यानी कि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगने स्टार्ट हो गए। अब वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फ्लावर होगा, ऑर्गन्स होंगे, उसमें गैमिट्स बनेंगे, और गैमिट्स बनने के बाद उनमें पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बाकी तमाम सारे फैसिलिटी परफॉर्म किए जाएंगे। तो फ्लावर लगने का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है सर, हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, फिर जाके ये जो फ्लावर होता है, ये क्या होता है सर, प्लांट्स होता है, वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे देख लिए सर। ये जो चेंजेस होते हैं, ये कई तरह का मॉडिफिकेशन लाते हैं फ्लोरल में या फिर कह लें प्लांट्स में। ठीक है, और उसमें जो जैसे चेंजेस आएंगे तो इनकी जो अरेंजमेंट होगी, फ्लावर की लगने की जो अरेंजमेंट होगी, कि जो पेटल्स सेपल्स कैसे अरेंज हुए हैं, इनकी भी क्या होगा सर, इनकी भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। और प्लांट्स पूरी तरह, जो पहले नॉर्मल सा पौधा दिखता था, अब वो खूबसूरत सा पौधा दिखने लग जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि जब प्लांट में फ्लावर लग जाते हैं तो कई सारे मॉडिफिकेशन भी देखने को हमको मिल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने मिलता था कि जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे हमको काफी सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं जब उसमें फ्लावर की बियरिंग होती है। कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई सारे एक्टिविटियां होती हैं, जिससे इसमें क्या होता है सर, चेंजेस देखने को मिल जाती हैं। Sexual reproduction in the flowering plant has been divided into the following events. अब जो फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इनको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं सर, तीन कैटेगरी में, इसको तीन इवेंट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है सर प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये वही वाली बात हो गई सर, शादी से पहले क्या होता था, प्री एंगेजमेंट होते हैं, है ना, फिर शादी होता है, फिर आपका पोस्ट एंगेजमेंट या फिर जो भी चीज कराना होता था, वो तो हमको इतना नहीं पता डिटेल में। ठीक है, अब वही चीज हो गया कि सर शादी से पहले क्या होगा सर, एंगेजमेंट होगा, और फिर शादी के बाद फिर क्या होगा सर, फंक्शन होगा, भोज होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको प्लांट्स में भी तीन कैटेगरी, तीन लेवल देखने को मिल जाता है कि सर सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में होने में क्या होता है सर, प्लांट में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, उनको फॉर्मेशन की जाएगी, उनको बनाया जाएगा, उनका फॉर्मेशन किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं सर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं, फ्लावर्स के बनने, फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बनना, फिर गैमेट्स का बनना, ये सारा चीज इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं सर किसकी, वहीं पे हम बात कर लेते हैं सर फर्टिलाइजेशन की। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में क्या हो जाते हैं सर, फ्यूज हो जाते हैं पॉलिनेशन के माध्यम से। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से। फिर ये जब फ्यूज हो जाते हैं तो फिर आता है सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें कई सारे मतलब गैमेट्स मिलके जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जान लेते हैं। वो चीज हम लोग आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना जानिए सर, इनको तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देते हैं सर, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। किसकी बात करें सर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा सर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सर आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे। फिर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होंगे सर, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज हमको यहाँ से देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सर स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन की। याद करो स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन में किसकी बात कर रहे थे सर, स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स में हम लोग एंथर की बात कर रहे थे, है ना, एंथर की बात कर रहे थे, और साथ ही साथ हम लोग फिलामेंट की बात कर रहे थे। तो एंथर और फिलामेंट की बात कर रहे थे, तो यानी क्या है, वो स्टैमेन की बात कर रहे हैं। देखो स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, दैट इज द फिलामेंट एंड द एंथर।
इसमें क्या होता है सर, एंथर और फिलामेंट की अगर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग स्टैमेन का नाम देते हैं। स्टाइल्स पार्ट्स, ये क्या होता है सर, स्टैमेन जो फिलामेंट जो होते हैं वो स्टाइल पार्ट होता है और जो फिलामेंट होते हैं वो फर्टाइल पार्ट होता है। ये चीज आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपका जो फिलामेंट होता है ये कैसा होता है सर, स्टेराइल पार्ट होता है ना, स्टेराइल पार्ट होता है, यानी कि एक तरह से एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, फर्टाइल नहीं होता है। लेकिन एंथर क्या होता है सर, फर्टाइल होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है सर, फर्टाइल है, यानी कि इसके अंदर आप बताना, क्या मच्छर आ गया क्या, फर्टाइल, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा सर, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन की जाएगी। तो पहली बात ये कि जो स्टैमेन होता है ये कैसा होता है सर, स्टेराइल पार्ट होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो फिलामेंट होते हैं वो स्टेराइल होता है कि ये फर्टाइल होते हैं। तो आप बताना सर ये स्टेराइल होते हैं। विच कनेक्ट द एंथर टू द थैलस, जो क्या करता है सर, जो एंथर को थैलस से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी सपोज करो ये आपका ये फ्लावर का जो थैलस वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है और फिर यहाँ पे क्या लगे रहते हैं सर, एंथर लगे रहते हैं। तो ये जो फिलामेंट होता है ये थैलस और एंथर के बीच का एक कड़ी होता है, जो कि क्या करता है, एंथर को पकड़ कर रखने में ये क्या करता है सर, मदद करता है। तो आप सॉरी, ये चीज आप यहां से बता सकते हो फिलामेंट के बारे में। अच्छा, फिलामेंट में एक बात और यहां बता सकते हो सर कि ये जो हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा सर, ये जो वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। इसको क्या बोलते हैं सर, डिस्टल एंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टल एंड कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। इसको भी नोट कर लो आप लोग, प्रॉक्सिमल एंड। इसको पूरे को बोलते हैं सर फिलामेंट, इस पूरे को क्या बोलते हैं सर, फिलामेंट कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथर के नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं सर, थैलस कहते हैं, थैलमस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड हमको यहाँ पे देखने मिलता है। डिस्टल मतलब जो थैलस से जुड़ा हुआ फिलामेंट होगा उसको डिस्टल कहेंगे, और जो एंथर से जुड़ा हुआ जो फिलामेंट होगा उसको प्रॉक्सिमल का नाम हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। एंथर की बात करते हैं सर, ये फर्टाइल पार्ट्स होता है और इसके अंदर क्या होता है सर, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है सर, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। अगर एंथर को क्या करें, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर दें, ये जो एंथर इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर दें तो इसमें हमको क्या देखने मिल जाएगा सर, 4 लोब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने लोब्स देखने को मिलेंगे सर, 4 लोब्स देखने को मिलेंगे इस तरह। और चारों लोब्स में क्या होगा सर, हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिल जाएगा। ये हिस्सा होता है सर बाइलोब, यानी कि इसमें अंदर 2 कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। ईच लोब्स हैज द 2 थीका, इसमें 2 क्या होता है सर, 2 थीका इन्वॉल्वमेंट होता है। हर लोब्स में क्या होता है सर, 2 थीका का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, डाइथिकस का नाम दे देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, डाइथिकस का नाम दे देते हम लोग हैं। और इस थीकस में क्या होगा सर, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। हर थीका में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे सर, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे उपस्थित होंगे। यानी कि टोटल बात करें सर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर में उपस्थित होता है। एक एंथर में कितने माइक्रो सॉरी था तबियत समझ सकते हो, थोड़ा सा सर्दी खांसी वाला है गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमको 4 माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं। और ये कैसे होता है सर, टिपिकली एंजियोस्पर्म जो एंथर होता है ये टेट्रास्पोरेंजियम के फॉर्म में होता है। कैसे होते हैं सर, टेट्रास्पोरेंजियम के फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। आगे बात करें सर, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स एंड बिकम द पॉलन सेक। हर माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोर जो होगा वो क्या करेगा सर, डेवलप होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉलन सेक का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा सर, पॉलन सेक का फॉर्मेशन करेगा। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा सर, लार्ज अमाउंट में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा होगा, जिसको क्या बोलेंगे सर, पॉलन ग्रेन का नाम देंगे। किसको क्या बोलेंगे सर, पॉलन ग्रेन का नाम हम लोग देंगे। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डेवलप करके क्या बनाएगा सर, पॉलन सेक बनाएंगे। और ये पॉलन सेक में क्या लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो रहे होंगे सर, माइक्रोस्पोर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, पॉलन ग्रेन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। आगे बात करते हैं सर एंथर की डेवलपमेंट। एंथर की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो एंथर इज द पेरेंट काइमेटस इन नेचर।
जो एंथर होता है वो कैसा होता है सर, पैरेनकाइमा इन नेचर का होता है। अब आपको पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा क्या होता है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, पैरेनकाइमेटस इन नेचर का देखने को मिल रहा है, यानी कि सारे के सारे आपको क्या होगा, पैरेनकाइमा क्या होता है, स्केलेनकाइमा क्या होता है, ये सारा चीज आपको क्लियर हो चुका है। तो यानी कि एंथर जो होगा वो पैरेनकाइमेटस इन नेचर का होता है। यहाँ पे जो हाइपोडर्मल जो आर्किनोस्पोर सेल होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करेंगे और हर सेल यहाँ पे ईच एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे जो आर्कियोस्पोर्स होते हैं, है ना, ये सेल अंडरगो क्या करेंगे, पेरिनियल डिवीजन करते हैं, और पेरिनियल डिवीजन करके ये आउटर प्राइमरी पेरिएंटल सेल या फिर कह लें सर इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो एंथर होता है इसमें कैसा डिवीजन होता है सर, पेरिनियल डिवीजन होता है, और पेरिनियल डिवीजन होने के बाद यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल और आपका पेरेंटल सेल, यानी कि जो एंथर होगा, एंथर ये से देख लो आपके क्या है सर, सेल है, सेल क्या है सर, आपके कौन से सेल है सर, आर्कियोस्पोर है ना, आर्कियो स्पोरियल सेल है। इस आर्कियोस्पोरियल सेल में पेरेंटल डिवीजन होगा, पेरिएंटल डिवीजन होगा, है ना, डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के दो टाइप के सेल्स बना लेते हैं। एक होता है सर पेरेंटल सेल, एक होता है पेरेंटल सेल, और एक होता है सर स्पोरोजिनस सेल। एक होता है सर पेरेंटल सेल और एक होता है स्पोरोजिनस सेल, और यही आगे चल के एंथर के वॉल का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। द प्राइमरी पेरिएंटल सेल अंडरगो द डिवीजन टू फॉर्म द 3 to 5 लेयर ऑफ द एंथर वॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो पेरेंटल सेल होते हैं, ये जो प्राइमरी पेरेंटल सेल होंगे वो आगे चल के 3 से 5 लेयर क्या करेंगे सर, लेयर फॉर्मेशन करेंगे एंथर के वॉल का। तो प्राइमरी जो पेरिएंटल सेल्स होते हैं वो आगे चल के क्या करेंगे सर, 3 से 5 सेल लेयर का, यानी कि सेल का जो एंथर का वॉल है उसका फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे। सबसे पहले आपके जो एंथर होता है वो पैरेनकाइमा इन नेचर का होता है, और ये क्या होता है सर, यहाँ पे जो आर्कोस्पोरल सेल होते हैं उनमें एक पेरिएंटल डिवीजन होगा, और पेरिएंटल डिवीजन होने के बाद ये पेरेंटल सेल और स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो पेरिएंटल सेल्स होते हैं, प्राइमरी पेरिएंटल सेल्स होंगे, ये क्या करेंगे, ये आगे चल 3 से 5 एंथर के वॉल के फॉर्मेशन करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो वॉल होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको एंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर टैप्टम, फिर आपका इस फॉर्म में आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो ये चीज क्या होगा सर, ये आपका एंथर है, इसमें क्या होता है सर, पॉलन ग्रेन की उपस्थिति, पॉलन सैक है, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन हो गया, ये एंथर हो गया, ये इसका आपका फिलामेंट हो गया। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखे भी थे पिछले वाले स्लाइड पे। अब बात करते हैं सर कौन कौन से सेल वॉल होते हैं, सॉरी कौन कौन से एंथर के वॉल होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है सर, एपिडर्मिस, सबसे पहले क्या आता है सर, एपिडर्मिस, फिर आता है सर एंडोथीसियम, फिर आता है सर मिडिल लेयर, फिर आ जाता है टैप्टम। ये आउटर से इनर की तरफ का सीक्वेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बार बार पूछा जाता है। आउटर टू इनर की बात करते हैं, किसकी भी इनर की बात करें सर, एंथर की वॉल की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, एंथर की वॉल हम आउटर से इनर की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सा हिस्सा हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप बताइएगा सर, सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलता है, एपिडर्मिस देखने को मिलता है, एपिडर्मिस देखने को मिलता है। और एपिडर्मिस के बाद क्या होता है सर, अंदर जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है सर एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद क्या जाता है सर, इसके बाद आता है सर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर आ जाता है, और मिडिल लेयर के बाद क्या आ जाता है सर, टैप्टम आ जाता है। ठीक है, टैप्टम आ जाता है। ये जो टैप्टम होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये जो एपिडर्मिस होता है ये क्या करता है सर, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है सर, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो एंडोथीसियम होता है डेहिसेंस में, फटने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंडोडर्मिस की बात करते हैं। तो एंडोडर्मिस में क्या होता है सर, आउटर वॉल लेयर ऑफ द एंथर। ये जो एपिडर्मिस होता है ये एंथर के सबसे आउटर वाला वॉल होता है, जो क्या करता है सर, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एंथर को
यानी कि पॉलन ग्रेन जो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, उसको क्या करेगा सर, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। फिर हम बात करते हैं सर एंडोथीसियम की। तो ये एंडोथीसियम क्या होता है सर, एंडोथिकल सेल से मिलकर बने होते हैं और इसमें क्या होता है सर, कई सारे फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, पतले पतले फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स क्या होता है सर, डेहिसेंस में मदद करता है, यानी कि एंथर को के वॉल को फटने में मदद करेगा यहाँ के जो फाइबर्स उपस्थित होंगे। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा सर कि जो एपिडर्मिस होता है ये एंथर का सबसे आउटर लेयर होता है और ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वही वाली बात हो गई, जिस रूम में आप बैठे हो उसके रूम के चारों तरफ क्या है, दीवारें हैं, वो दीवारें क्या कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ये कड़ी धूप में, बरसात में, है ना, सर्द मौसम में आपको प्रोटेक्ट करने का काम करे कि आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो दीवारें, छतें हमको ये काम करती है प्रोटेक्ट करने का। सेम टू सेम एंथर के अंदर क्या बैठा हुआ है सर, पॉलन ग्रेन बैठा हुआ है और इस पॉलन ग्रेन को कौन प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, तो सर एपिडर्मिस, जो कि एंथर की आउटर लेयर होती है। फिर एपिडर्मिस के जस्ट बाद आता है सर एंडोथीसियम और ये एंडोथीसियम किस फॉर्म में होता है सर, फाइबरस इन नेचर का होता है, पतली पतली फाइबरें होती हैं और ये पतली पतली फाइबरें क्या करती हैं सर, एंथर को फटने में, एंथर की वॉल को फटने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द रेडियल बैंड्स। ये किस फॉर्म में होता है सर, रेडियल बैंड्स में, जो टेंजेंटल वॉल का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है सर, टेंजेंटल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा होता है। दिस थिकिंग इज द मेड ऑफ द सेलुलोज। यहाँ पे जो होता है सर, ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है, जो क्या होता है सर, पैक्टिन होता है और लेग्निन। यहाँ पे क्या होता है सर, सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं और इस सेलुलोज में क्या क्या उपस्थित होता है सर, पैक्टिन, पैसिटिन और लेग्निन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इन सम केसेस। ठीक है, ये कैसा होता है सर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। यानी कि जो एंथर है, ये देखो, ये जो एंथर है आपका प्लांट फ्लावर का, ये कहाँ है सर, इन्वायरमेंट में तो खुला है, इन्वायरमेंट में एंथर। ठीक है, अब इस इन्वायरमेंट में धूप भी लगेगा, बरसात बारिश भी आएंगे, पानी भी आएगा, तो इस वाटर पानी जो है ये एंथर्स पॉलन सेक के अंदर जो पॉलन ग्रेन बैठा हुआ है उसके पास जाके ना पहुंच जाए और उसको ये डिस्ग्राड ना कर दे, तो उसके लिए जो एंडोडर्मिस का जो लेयर है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का होता है और उसको क्या करता है सर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। आगे देखते हैं, इट हेल्प इन द dehiscence, it help in the dehiscence of the anther and disperse of the pollen grain। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ये क्या करता है सर, एंथर के वॉल को dehiscence में फटने में मदद करता है और फिर वहां से निकलने में भी मदद करेगा। फिर आता है सर मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर होता है इसकी रेंज होती है 1 से 6 लेयर की। 1 से 6 लेयर यहाँ पे हमको देखने मिलती है। इन सम केसेस मिडिल लेयर इज द प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। इस कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं यहाँ पे मिडिल लेयर उपस्थित भी हो सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो मिडिल लेयर होता है ना, ये डिजनरेट कर और मैच्योर होकर क्या बनाता है सर, एंथर का फॉर्मेशन करता है। ये जो मिडिल लेयर होता है ये मैच्योर करेगा, डिजनरेट करेगा, उसका मैच्योर होगा, मैच्योर होकर क्या बना लेगा सर, कंप्लीट एंथर का फॉर्मेशन कर लेगा। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन किट। ये क्या करता है सर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है पॉलन ग्रेन को और साथ ही साथ पॉलन किट, इस पे पॉलन किट का फॉर्मेशन करता है। पॉलन किट क्या होता है सर, येलो कलर का होता है। ये जो पॉलन किट होता है येलो कलर का होता है। कभी कभी जाओ देखो, ये जो पॉलन किट होता है ना सर, ये चिपकने में मदद करता है, एडिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडिशन टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के बॉडी पे क्या होता है सर, चिपक जाता है। कभी कभी बगीचे में जाओ, गार्डन में जाओ, आपके हाथ पे, कपड़े पे पीला पीला लग जाता है, वो पॉलन ग्रेन है, उसमें क्या है सर, पॉलन किट है। वो क्या होता है, हमारी स्किन से चिपक गया है ना, पॉलिनेशन में वो मदद करता है। तो ये क्या आता है सर, पॉलन किट का फॉर्मेशन करना है तो कौन करेगा, तो पॉलन किट का फॉर्मेशन कराना है तो आपका मिडिल लेयर करा रहा होगा। ये देखो पॉलन आपका एंथर है, एंथर की सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है सर एपिडर्मिस होती है। फिर उसके अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, फिर एंडोडर्मिस हो गया। फिर एंडोडर्मिस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं और ये स्पोरोजिनस सेल्स जो होंगे वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको मिडिल लेयर, फिर हमको टैप्टम, ये मिडिल लेयर हो गया, फिर यहाँ पे टैप्टम हो गया। तो ये चीज का इस तरह आपका अरेंजमेंट देखने मिलेगा। ये चीज फिगर अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा और फिर इसका सारा चीज की लेवलिंग कर लीजिएगा और फिर वहां से अपना पढ़ाई को स्टार्ट आगे की तरफ बढ़ाइएगा।
अगला आता है सर टैप्टम। ये जो टैप्टम होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, जो टैप्टम होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है किसका, एंथर का सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है सर, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन में। जब पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहा होता है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो पॉलन ग्रेन होता है सर दो टाइप्स के होते हैं, सॉरी टैप्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं हम लोग एमोबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियल, है ना, एमोबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियम का नाम इसको हम देते हैं। जिसमें जो टैप्टल के सेल होते हैं वो ब्रेक करते हैं और वहां से क्या रिलीज करेंगे सर, प्रोटोप्लाज्म की रिलीजमेंट करेंगे, यानी कि पॉलन चैम्बर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जहां से वो क्या करता है पॉलन ग्रेन वहां पे फुली तरह से मैच्योर हो रहा होगा। All such protoplasm now fuses to form the protoplasmodium। जितने भी आपके जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो सारे के सारे फ्यूज करके किसका निर्माण कर लेंगे, तो सारे के सारे फ्यूज करके बना लेंगे सर पेरीप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, पेरीप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं ये किससे सराउंडेड हुए रहते हैं सर, पेरीप्लाज्मोडियम से घिरे हुए रहते हैं। तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं सर, सिक्रेटरी और ग्लैडुलर और पेरेंटल। जो टैप्टम का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है, या फिर ग्लैंडुलर सेल या फिर पेरिएंटल सेल का नाम दे देते हैं। इसमें जो टैप्टल सेल्स होते हैं वो थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट के लिए और डिजनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। फिर हम बात करते हैं सर स्पोरोजिनस टिश्यू, पेरिएंटल सेल खत्म, फिर आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ये किससे मिलता है सर, आर्की स्पोरल सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है सर, आर्की स्पोरल सेल से मिलकर बना होता है। और ये डिवाइड करके क्या बनाते हैं सर, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कराते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगा, तो यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ किसका, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन from a sporogenous tissue with the help of archisporal cell division। मतलब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन बन रहा है। पॉलन ग्रेन बनेगा कैसे, इस पॉलन ग्रेन के बनने की प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन इस पॉलन ग्रेन के बनने के लिए क्या होगा सर, सबसे पहले जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं उनमें क्या होंगे सर, ब्रेक डाउन होंगी, है ना। वो किस टाइप के ब्रेक डाउन होंगे सर, सेल डिवीजन होता है, आर्कीस्पोरल सेल की डिवीजन होती है, आर्कीस्पोरल सेल की क्या हो जाती है, डिवीजन होती है, और फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन करता है। अच्छा एक बात और, माइक्रोस्पोर कहीं भी आपको सुनने में आए माइक्रोस्पोर और कहीं भी आपको दिखने आए सर मैक्रोस्पोर, माइक्रो वर्ड जब भी आएगा ना तो यानी कि छोटे की बात की जाती है, और ये किसका बात करेंगे सर, मेल की बात करेंगे। मैक्रोस्पोर जब भी बात करेंगे तो ये किसकी बात करेंगे सर, बड़े की यानी कि फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़े हो सर ऊगैमस, बॉटनी पढ़ रहे होगे सर ऊगैमस, है ना, ऊगैमस। यानी कि इसमें क्या बात कर रहे हैं सर, ऊगैमस मतलब जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो बड़े होते हैं और वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक की सारे बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सर हाइपोडर्मल सेल है, फिर ये हाइपोडर्मल सेल से आर्कोस्पोरल सेल बनाएंगे, फिर इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोरोजिनस टिश्यूज बनेंगे, फिर यहाँ पे माइटोसिस होगा, फिर ये क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे, फिर इसमें मियोसिस होगा, फिर ये बना लेंगे सर क्या आपका माइक्रोस्पोर बना लेंगे, फिर ये माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये क्या है, पूरी सीक्वेंस है, आपको ध्यान में रखना है, आपको समझते रहना है। इसी सीक्वेंस से क्या होता है सर, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर, जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये डिवाइड टिश्यूज होंगे, डिवाइड करेंगे माइटोसिसली, डिवाइड करते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर क्या लें सर पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, पीसीएम। किसका फॉर्मेशन करेंगे सर, पीसीएम, पॉलन सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर टिश्यूज हैं ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, और माइटोटिकली डिवाइड करके माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं सर, ये जो पीसीएम है आपका जो पॉलन मदर सेल्स हैं ये क्या कर, इसमें भी मियोसिस होगा, और मियोसिस करके क्या बना लेंगे सर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसे कि हम लोग इस वाले फिगर में हम लोग बात कर चुके थे।
ठीक है। और ये क्या करेंगे सर, डिपोजिट हो जाएंगे ओवर द माइक्रोस्पोर्स एंड अरेंज द टेट्राड्स इन द फॉलोइंग। और क्या होंगे सर, ये एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगे, जो कि क्या होगा सर, टेट्राहाइड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेसिशियंस, लीनियर और टी शेप के फॉर्म में अलग अलग क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर बना के उपस्थित हो जाते हैं। ये देखो आपका टेट्राइड फॉर्म में ये उपस्थित हो जाता है, ठीक है। ये आइसोबाइलेटरल ऐसे हो जाता है सर, आइसोबाइलेटरल टेट्राइड मतलब 3 हिस्सों में हो गया, आइसोबाइलेटरल 4 हिस्सों में हो गया। फिर डिक्यूसेंट ये क्या होता है सर, 4 हिस्सा में इस तरह हो गया आएगा, है ना। फिर लीनियर एक के ऊपर एक लगे हो गए, और टी शेप्ड, ये टी शेप्ड ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है सर, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्पोर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सर माइक्रोस्पोर की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, या फिर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होंगे, और ये क्या कहां से बनेंगे सर, सेलुलोज वॉल से इनकी निर्माण देखने को मिलेगी। फिर इसमें क्या होगी सर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डेवलपमेंट द एंजाइम सेलुलेज डिग्रेडेड द सेल वॉल between the microspore and the microspore separate to form the pollen grain। और फिर ये क्या कर लेंगे सर, माइक्रोस्पोर सेपरेट होकर pollen grain का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये जो pollen grain होगा ये फर्दर डिवाइड करेगा और अनइक्वल सेल का, 2 अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन करेगा। ये जो माइक्रोस्पोर है आगे फिर फर्दर डिवाइड करेगा और 2 अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। जो लार्जर सेल होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, और जो स्मॉलर सेल होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, जर्मिनेटिव सेल कहेंगे। जो वेजिटेटिव सेल होगा वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि कुल मिला के ऐसा होगा। और इसमें जो बड़ा सेल होगा, ये 2 हिस्सों में, ये जो बड़ा सेल होगा इसको हम लोग वेजिटेटिव के नाम से बोलेंगे, और ये छोटे वालों को क्या बोलेंगे, जर्मिनेटिव का नाम दे देंगे। इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग, जर्मिनेटिव के नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे फिगर में भी आगे लगा होगा तो उसमें हमको देखने मिल जाएगा। ये जो स्मॉलर सेल होते हैं इसको क्या बोलते हैं सर, जर्मिनेटिव सेल बोलते हैं। जो लार्जर सेल होता है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो स्मॉलर सेल होता है उसको जर्मिनेटिव सेल के नाम से जानते हैं। ये जो जर्मिनेटिव सेल होता है ये साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में लगा होगा। ये जो जर्मिनेटिव सेल होगा ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या होंगे, ये पड़े रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। The germinative cell is elongated and help to move through a pollen tube। अब ये जो जर्मिनेटिव सेल होंगे ये क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब यहाँ से एनलार्ज होगा, पॉलन ट्यूब यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं इनकी जो साइटोप्लाज्म होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन, उससे जो न्यूट्रिशन होगा वो पॉलन ग्रेन लेगा। जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वहां से जो न्यूट्रिशन होगा वो पॉलन ग्रेन ले रहा होगा। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होगा जर्मिनेटिव और वेजिटेटिव सेल पे, उसको हम लोग 2 सेल स्टेज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, 2 सेल स्टेज के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पे हमको पॉलन ग्रेन क्या होता है सर, 2 सेल स्टेज के भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये देखो ये आपका सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, और ये क्या होंगे सर, न्यूक्लियस होंगे। यहाँ पे जर्मिनेटिव सेल्स भी आपको यहाँ पे देखने में, ये जर्मिनेटिव सेल हो गए, ये वेजिटेटिव सेल हो गया। इस वेजिटेटिव सेल के जो साइटोप्लाज्म होगा यहाँ से आपको न्यूट्रिशन पॉलन ग्रेन को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। आई थिंक ये जो 3rd यूनिट का जो पहला टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली हमको क्या क्या चीज की बात करनी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रोस्पोर तो हम लोग देख लेंगे, फिर मैक्रोस्पोर कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, अपोमाइसिस कैसे होता है, पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है। ये सारे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ये है कि जितने लोग अभी क्लास में हो सभी लोग क्या करोगे, अपने क्लास में अटेंडेंस लगा दोगे विद द हेल्प ऑफ लाइक के माध्यम से, और अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी ग्रुप्स में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने मतलब जो भी जान पहचान वाले बच्चे हैं, यानी कि बॉटनी जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो उन सभी को ये क्लास को इन्फॉर्म दे दोगे कि भैया अपना ये 60 बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें ऑलमोस्ट 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विद द नोट्स के साथ, विद द पीडीएफ के साथ। यहाँ पे सारा चीज हमको मेंटरशिप मिल रहा है, डीपीपी मिल रहा है, पीवाईक्यू मिल रहे हैं, डाउट सेशन मिल रहा है। अच्छा पीवाईक्यू कुछ लोग बोल रहे थे कि सर जूलॉजी बॉटनी का पीवाईक्यू, तो हाँ जूलॉजी बॉटनी का पीवाईक्यू करेंगे। पहले हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, आपको सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन बैच परचेस नहीं किया उसको सेमेस्टर 10 यूज कर लेना, कूपन कोड 540 में आपका प्राइस पड़ जाएगा कुछ ही समय के लिए। फिर आपको दाम वही 599 से 999 हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। यहाँ पे सारी फैकल्टी आपकी मिलकर काम कर रही है, ठीक है। बस यही बताना था। और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपका एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, उस ग्रुप से जुड़ने पे आपको ये बेनिफिट होगा कि क्लास कब लाइव होनी है, कब रिकॉर्डेड, मतलब कब कौन सी क्लास अपलोड हुई है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलता रहेगा। फिर कब एग्जाम है, क्या टाइम टेबल है, ये सारा चीज प्रोसेस आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। तो बी मस्ट आप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।